माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। उसमें चिन्हित करके लोगों के साथ कार्रवाई की जा रही है, ये गलत है। पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहीं ईवीएम खराब है, उसके बाद कहीं एसआईआर से वोट काटे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अधिकार में है या नहीं, इस पर तो सवाल ही नहीं था। तो देश बर्बाद कर दिया, अब तो देश बर्बाद कर दिया तुमने। अब क्या चिन्हित करोगे बताओ। नमस्कार, मैं शेखर त्रिवेदी। एसआईआर की प्रक्रिया बिहार से शुरू हुई थी। उस समय विपक्ष ने काफी बवाल किया, पटना से लेकर दिल्ली तक गदर छिड़ गई, बिहार विधानसभा से लेकर देश की संसद तक हंगामा मचा रहा, संग्राम हो गया। विपक्ष ने सड़कों पर जमकर विरोध प्रदर्शन किया। जब विपक्ष के शोर शराबे और प्रदर्शन वाली प्रेशर पॉलिटिक्स भी काम नहीं आई तो देश की सबसे बड़ी अदालत का दरवाजा खटखटाया गया। सुप्रीम कोर्ट से एसआईआर में दखल देने की मांग की गई। जिस एसआईआर को विपक्ष ने दलितों, पिछड़ों और मुसलमानों के वोट काटने का हथियार बताया था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने वैध बताया और इसे चुनाव आयोग का अधिकार भी बताया। चुनाव आयोग के पास अधिकार है कि वो वोटर लिस्ट में फर्जी वोटरों को हटाकर उसका शुद्धिकरण करे, क्योंकि फर्जी वोटरों को हटाकर सही वोटरों को मान्यता देना भी लोकतंत्र का ही हिस्सा है। जिस चुनाव आयोग को केंद्र सरकार की तरफ से विपक्ष के लिए वेपन टूल की तरह इस्तेमाल करने के आरोप लगाए गए, उसको सुप्रीम कोर्ट ने सिरे से खारिज कर दिया और एसआईआर को लोकतंत्र की प्रक्रिया के लिए एक जरूरी हिस्सा बताया। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि चुनाव आयोग भी एसआईआर के दौरान नागरिकता की जांच कर सकता है और उसी के आधार पर वोटरों को मान्यता दी जा सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने अपने आदेश में कहा कि एसआईआर मनमाना नहीं है और चुनाव आयोग को इस तरह की प्रक्रिया चलाने का पूरा अधिकार है। देश की सबसे बड़ी अदालत ने साफ साफ कहा कि चुनाव आयोग वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने या हटाने के लिए नागरिकता की जांच कर सकता है। अब यहां पर बात समझिए, लेकिन यह फैसला सिर्फ चुनावी उद्देश्यों तक ही सीमित रहेगा। किसी व्यक्ति को अंतिम रूप से गैर नागरिक घोषित करने का अधिकार चुनाव आयोग के पास नहीं है, नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश भी दिया है कि संदिग्ध नागरिकता के आधार पर जिन लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए गए, उनके नाम 4 हफ्ते में केंद्र सरकार को भेजे जाएं। जून 2025 में बिहार से शुरू हुई एसआईआर की प्रक्रिया अब तक 10 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है। इस दौरान 7 करोड़ 41 लाख वोटर्स के नाम लिस्ट से हटाए गए हैं, जिसमें सबसे ज्यादा 2 करोड़ 89 लाख नाम उत्तर प्रदेश से हटाए गए। बिहार के बाद बंगाल के चुनाव के दौरान भी एसआईआर का मुद्दा सुर्खियों में रहा। बंगाल की तत्कालीन मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी ने बाकायदा वकील के लिबास में एसआईआर के खिलाफ आवाज उठाई और सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने सारे विवादों पर पूर्ण लगाम लगा दी है। अब इसमें चुनाव आयोग को दूसरे बचे हुए राज्यों में भी एसआईआर लागू करने के लिए एक तरह से हरी झंडी ही मिल गई है। एसआईआर के 2 चरण पूरे हो चुके हैं और अब तीसरे चरण की तैयारी है, जिसमें 16 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया पूरी होनी है। तीसरे फेज में 3 केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल हैं। यह पूरी प्रक्रिया 30 मई 2026 से शुरू होकर 23 दिसंबर 2026 तक चलेगी, जिसको लेकर तैयारियां अभी से शुरू हो गई हैं। फिलहाल जिस तरह से एसआईआर पर सियासी विवाद हुआ और उसके बाद अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि शायद अब सारे विवाद शांत हो जाएंगे। आज हम इसी मसले पर चर्चा करेंगे कि एसआईआर की प्रक्रिया यानी चुनाव आयोग की जो संवैधानिक अधिकार क्षेत्र की बात है, जब उसने अपनी प्रक्रिया को आगे बढ़ाया तो उस पर जिस तरीके का बवाल हुआ, जिस तरीके से देश में संग्राम हुआ, संसद हो, विधानसभा हो, सड़क हो, हर जगह ये चर्चा आम रही कि क्या हो रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद पॉलिटिकल पार्टीज का क्या सोचना है,
हमारा कानून क्या कहता है और सुप्रीम कोर्ट ने जो आदेश दिया है उसका किस तरीके का इंटरप्रिटेशन पॉलिटिकल पार्टीज और हमारे कानून विशेषज्ञ कर रहे हैं। इन सारी चीजों को हम अपनी चर्चा में शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले जो बयान आज सुर्खियों में रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। वो संविधान के अनुकूल है, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अनुकूल है, जो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल है उसके अनुकूल है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। ये कांग्रेस की एक पूर्ण पराजय है जो नैतिक, राजनैतिक और संवैधानिक तीनों आयामों पर कांग्रेस और विपक्ष ध्वस्त हो गया है। न्यायालय ने और भी आगे स्पष्ट रूप से कहा है कि एसआईआर के माध्यम से जिस उद्देश्य को प्राप्त करने की कोशिश की जा रही थी उसका स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के संवैधानिक लक्ष्य के साथ सीधा संबंध है। उसमें पार्शियलिटी हो रही है, पार्शियलिटी ठीक नहीं है, पार्शियलिटी गलत है कि उसमें चिन्हित करके लोगों के साथ कार्रवाई की जा रही है, ये गलत है। इसका निश्चित तौर से हम लोग पूरे देश के अंदर आप देखिए जो सही चीज़ है वो काम करें, सही के साथ पूरा देश खड़ा है, पर जो गलत हो रहा है वो गलत है। ये पूरी सरकार पूरी तरीके से आज ये सरकार में चाहे बच्चियाँ हों, महिलाएँ हैं, चाहे पुरुष हो, कोई व्यक्ति सुरक्षित नहीं, सब लोग पूरी तरीके से इन लोगों ने सारी चीज़ों को बर्बाद किया है। उनके आदेश से वोटों में जो हेराफेरी, वोटों की कटौती हो रही है बड़े पैमाने पर एसआईआर के माध्यम से, उसमें ऐसा नहीं होने पाएगा और सबको जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने मतदान करने का, मत देने का जो अधिकार दिया है वो पूरी तरह से सुरक्षित रहेगा। बिहार का मैटर के लिए बिहार का जो एसआईआर को चैलेंज किया था उनमें एक जजमेंट हुआ है। उनमें बोला है बिहार में जो प्रोसीड्यूर को ठीक से किया है और एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट बात बोला है, जिस लोग को इलेक्शन कमीशन डिलीट कर देता है नॉन सिटीजन मुताबिक, वो नॉन सिटीजन बोलने का कोई अधिकार इलेक्शन कमीशन का नहीं है। हमारा बंगाल का केस में कंप्लीटली डिफरेंट है। बंगाल का केस में लॉजिकल डिस्क्रिपेंसी के बारे में बोला है। तो एसआईआर की प्रक्रिया पर जितना विवाद हुआ, जिस तरीके से इस पूरे घटनाक्रम का पटाक्षेप दिखाई दे रहा है, सुप्रीम कोर्ट का जिस तरीके से फैसला आया है, उसके बाद एक बड़ी बात जो हिंदुस्तान में समझ में आनी चाहिए, चर्चा भी आज इसीलिए हमने कॉल की कि जो हमारी संवैधानिक व्यवस्थाएं हैं, हम लोकतांत्रिक देश हैं और लोकतंत्र का उत्सव सबसे पवित्र और बड़ा उत्सव होता है हमारे देश में, जिसमें हम खुलकर अपनी सरकार का न सिर्फ चयन करते हैं बल्कि उससे जो हमारी अपेक्षाएं हैं उन चीजों को लेकर के एक डिसाइसिव मोड में जाते हैं हर 5 साल के बाद। और लोकतंत्र की यही सबसे बड़ी ताकत है। वादे, इरादे, ये सब जताते हुए पॉलिटिकल पार्टीज अपनी बात आम आदमी तक रखती हैं और फिर आम आदमी यह तय करता है कि अगले 5 साल हमें देश या प्रदेश किसके हाथ में देना है। और इस पूरी प्रक्रिया में चुनाव आयोग केंद्रीय भूमिका निभाता है। उसकी अपनी एक गरिमा है, वो एक संवैधानिक संस्था है और उस पर भरोसा न डिगे, इसके लिए हमारी न्यायपालिका की तरफ से इस तरीके का वर्डिक्ट आया है। अब हम चर्चा में आज जो हमारे खास मेहमान हैं उनसे आपका परिचय करा देते हैं। प्रमोद मिश्रा जी हैं हमारे साथ में, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं। मोइन खान जी हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं। विवेक पांडे जी हैं हमारे साथ में, समाजवादी पार्टी के नेता हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले विवेक जी आपसे ही इस चर्चा की शुरुआत करूंगा, क्योंकि हाल फिलहाल उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से एसआईआर की प्रक्रिया पूरी की गई और इसमें एक बड़ी चीज यह भी देखी गई कि सरकार पर जब आरोप लग रहे थे, पश्चिम बंगाल में चुनाव चल रहा था या बिहार का
जिसको आप कह दीजिए कि विपक्ष बिहार का जला था, उसने बड़ा फूंक फूंक कर कदम रखे, इन सारी चीजों को देखते हुए उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी बहुत सजग थी और उसने अपनी तरह से एसआईआर की पूरी प्रक्रिया में बूथ बूथ पर, घर घर में अपनी टीम उतारी और उन चीजों को लगातार वो फॉलो करते रहे चुनाव आयोग के साथ में। तो उत्तर प्रदेश में जब ये प्रक्रिया चल रही थी तो आपका अपना समाजवादी पार्टी का क्या अनुभव रहा? और चूंकि आप एक प्रतिष्ठित वकील भी हैं, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने जो आज व्याख्या की है, जो फैसला दिया है, उसे आप एक लॉयर की तरह किस रूप में देखते हैं? भी सम्मानित पैनलिस्ट हैं, आपके सभी को मेरा प्रणाम, आपके दर्शकों को मेरा प्रणाम। अपनी बातों को अनुमोदन के साथ अभिव्यक्त करने की अनुमति मैं चाहूंगा। वास्तविकता यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो अनुच्छेद 324 के चुनाव आयोग के परीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की जो शक्ति है, उसके अधीनस्थ होकर के ये वोटर लिस्ट तैयार करने की जो प्रक्रिया है, इसका मूल संवैधानिक कर्तव्य भी माना जाता है। इसे एसआईआर के माध्यम से संवैधानिक अधिकार में ला करके ये स्पष्ट रूप से मानने का काम किया है कि ये जो एसआईआर की प्रक्रिया हुई ये वैलिड है। चूंकि इस पिटीशन को जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 21 के तहत चुनौती दी गई थी और यही धारा 21 ही इसको मतदाता सूची के पुनर्निरीक्षण की रिवीजन करने का आदेश भी जारी करती है, देती है उसको अधिकार। तो हमें आपत्ति इससे नहीं, क्योंकि ये तो एक्ट के प्रावधान है, हमें आपत्ति इससे थी कि प्रक्रियात्मक मनमानापन जो चल रहा था, जिसको की चुनौती दी गई थी हमने कि एसआईआर की प्रक्रिया सामान्य नियमों से अलग और मनमाने स्वरूप में चल रही है, इसको सुप्रीम कोर्ट ने नहीं वैलिड माना है। आधार कार्ड की कानूनी वैधता को इसमें चुनौती दी गई थी, आधार कार्ड की बायोमेट्रिक व्यवस्था को इसमें चुनौती दी गई थी और इसमें कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट ने शुरू में स्वीकार भी किया था, इसे वैध माना था, जिसको कि सरकार और चुनाव आयोग अवैध बताने का काम कर रहे थे। अब सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु था इस पूरी पिटीशन का कि नागरिकता को सुनिश्चित करने का और नागरिकता को बाकायदा अपने पूरी तरह से वैलिड बताने का जो दायित्व था वो नागरिकों के ऊपर आ गया था। इसको सुप्रीम कोर्ट ने जो खारिज किया है, ये एक कहीं ना कहीं डिस्प्यूट पुनः रेज होगा। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी से बता दूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आज फिर वही दृश्य देखने मिला बड़ा आश्चर्य की कि जैसे ही आदेश आता है बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देती है। मुझे लगता है कि आज चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। अगर ये वास्तव में संवैधानिक जीत थी तो चुनाव आयोग को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, लेकिन चलिए ठीक है, अब वो बीजेपी ही प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जवाब देती है। तो अब हमारे पास अब ऐसा नहीं है कि ये आदेश आ गया सुप्रीम कोर्ट का तो विपक्ष के हाथ में कुछ नहीं। अब इसमें दो विकल्प है, एक पुनर्विचार याचिका, रिवीजन पिटीशन हम इसमें फाइल कर सकते हैं, पहला विकल्प, जो कि अनुच्छेद 137 के तहत सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले की समीक्षा करने का अधिकार है, लेकिन ये 30 दिन के भीतर हमें दाखिल करना होता है और ये साबित करना पड़ेगा कि सुप्रीम कोर्ट से कोई तथ्यात्मक भूल या रिकॉर्ड पे स्पष्ट गलती हुई है, एरर अपेरेंट ऑन द फेस ऑफ द रिकॉर्ड हुई है, जिसका की एक प्रोविजन बाकायदा वैलिड रूप से उपलब्ध है और इसके खुली अदालत में नहीं होती, इसे बंद कमरे इन चैम्बर में ही इसका प्रोसीजर होता है जो फाइलें को देख करके तय होता है। और एक सेकंड विकल्प, जो अंतिम विकल्प हमारे पास है, दैट इज अ क्यूरेटिव पिटीशन, अंतिम और आखिरी कानूनी रास्ता। यदि रिव्यू पिटीशन में हमारी खारिज होती है, मतलब विपक्ष की, तो क्यूरेटिव पिटीशन उपचारात्मक याचिका का अंतिम दरवाजा हमारे पास है, जिसकी उत्पत्ति 2002 में रूपा अशोक हुर्रा बनाम अशोक हुर्रा के ऐतिहासिक मामले में हुई थी। लेकिन इसे दाखिल करने के लिए किसी सीनियर एडवोकेट लाइक जैसे हमारे पास कपिल सिब्बल जी हैं, उनसे प्रमाणित करवाना पड़ेगा कि इस केस में घोर अन्याय, ग्रॉस मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हुआ है और तब इसे सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों के, सीनियर जजों के, मूल फैसला सुनाने वाले जजों के पास भेजा जाता है। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि अभी हमारे पास विकल्प समाप्त हो चुके हैं, हम लड़ेंगे, बिल्कुल लड़ेंगे, युद्ध स्तर पे लड़ेंगे। और अभी जब ये एसआईआर की प्रक्रिया जो आदेशित हुई है जब शुरू होगी, तो अब जो मामला कोर्ट में था, चूंकि कोर्ट से खारिज हो चुका है, तो ये मनमानापन बढ़ेगा और जब ये मनमानापन बढ़ेगा तो इसका जवाब जनता स्वयं देगी और जब जनता देगी, ठीक है विवेक जी, आपने जो बातें कही हैं ज्यादा मजबूत होगी याचिका। ठीक है, आपने जो बात कही उसमें मेरा एक छोटा सा सवाल यह है कि आपने कहा कि हम लड़ेंगे, सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन डालेंगे, नहीं तो क्यूरेटिव पिटीशन डालेंगे। आपके जो लड़ाई के बिंदु हैं वो क्या हैं? मतलब किन बातों को लेकर के आप लड़ेंगे आगे? देखिए, एसआईआर का मतलब होता है कि आपको जो वैलिड मतदाता है उन्हें चिन्हित करना होता है। लेकिन जो एसआईआर के नाम पे हो रहा था उसमें हो क्या रहा था, नागरिकता चिन्हित की जा रही थी। दोनों प्रोसीजरल डिफरेंस है। इस एक बिंदु का कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि इसे इग्नोर किया गया है महत्वपूर्ण तरीके से, क्योंकि अगर एसआईआर हो रहा है तो एसआईआर में अगर कोई, जैसे मैं मान लीजिए मुंबई का निवासी हूं,
फॉर एग्जाम्पल मैं लखनऊ में रह रहा हूं, तो लखनऊ या उत्तर प्रदेश, लखनऊ में या मुंबई में वोट देने का मेरा अधिकार समाप्त नहीं होता है एसआईआर के माध्यम से। अगर मैं मुंबई रह रहा हूं लेकिन मेरा वोटर आईडी लखनऊ का है, तो ये क्यों नहीं हो सकता कि अगर मैं किसी भी कारणवश वोट देने वहां नहीं पहुंच रहा हूं तो मैं यहां भी अपने वोट के अधिकार का इस्तेमाल कर सकता हूं नागरिकता का। लेकिन यहाँ चिन्हित क्या किया जा रहा था? नागरिकता। आप यहाँ के हैं, बांग्लादेश के हैं, आप अपनी नागरिकता पहचान पत्र दिखाइए। नागरिकता पहचान पत्र जब मांगा गया, वहीं पे ये संशय और सवाल उठ गया कि आप एसआईआर मतदाता पुनर्निरीक्षण के लिए करा रहे हैं या आप एसआईआर करा रहे हैं नागरिकता चिन्हित करने के लिए। दूसरी बात सबसे महत्वपूर्ण जो है, केंद्रीय चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग के आंकड़ों में जब हेरफेर आएगा, उनमें कहीं डिफरेंस आएगा, तो ये एसआईआर की प्रक्रिया वैसे ही आपकी कहीं ना कहीं निष्पक्षता इसकी समाप्त हो जाती है। भाई आंकड़े तो सेम होने चाहिए, आंकड़े बिल्कुल एक दुरुस्त होने चाहिए, क्योंकि राज्य चुनाव आयोग की जहां तक मैं समझ पाता हूं कि फिल्ट्रेशन करके, ऐसा तो है नहीं कि केंद्रीय चुनाव आयोग आकर के वो अपना अलग एसआईआर करेगा या तो राज्य चुनाव आयोग का अलग होगा। ये भी तो एक भ्रम पैदा करने वाली स्थिति है। या तो इसका वैकल्पिक कोई उपचार निकाला जाए। ठीक है, एक ही वोटर लिस्ट हो, एक ही वोटर लिस्ट हो, इस बात को लेकर के भी चर्चा चल रही है। हम इस चर्चा को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। हमारे साथ में मोइन खान साहब हैं, कांग्रेस के लीडर हैं और काफी सीनियर सीजन लीडर हैं। खान साहब, आपका क्या रुख है? जो आज अदालत का फैसला आया है उसे आप किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए मोहतरम, आदरणीय सम्मानित सुप्रीम कोर्ट ने जो आज एसआईआर के संदर्भ में अपना ये फैसला या रुख रखा है, इसको विस्तृत रूप से समझने के लिए तो अभी समय की जरूरत है। मोटे मोटे तौर पर उन्होंने एसआईआर को किए जाने को सही ठहराया है, उसके प्रारूप को सही ठहराया है। किसी भी तरह से चुनाव आयोग को उनकी पारदर्शिता को कोई भी क्लीन चिट नहीं दी है। अब आपको मैं यहां पर यह बताना चाहूंगा कि एसआईआर के कराने पर तो किसी को कभी एतराज था ही नहीं, लेकिन एसआईआर के अंतर्गत जिन जिन राज्यों में चुनाव होना थे या जिन राज्यों में चुनाव हो चुके हैं अभी हाल में, वहां पर चुनाव आयोग ने पारदर्शिता का बिल्कुल भी रुख इख्तियार नहीं किया और हुकूमत के अधीन होकर वहां पर उन वोटर्स को काटने की कोशिश की गई कि जो वोटर्स आमतौर पे अपोजिशन को वोट देने के लिए ज्यादातर मशहूर थे। खास तौर पे मुस्लिम वोट या दलित वोट, इनको बहुत बड़े पैमाने पर काटा गया। और बंगाल में अचानक एक रात में लाखों वोट किसी एक सिटी के जिस वक्त काटे गए थे, तो सुप्रीम कोर्ट को इंटरफेयर करना पड़ा था और ये कहना पड़ा था कि ये सॉफ्टवेयर की गलती है। और सच यही है कि सॉफ्टवेयर की गलती है और बिल्कुल है। 2003 में किसी का नाम, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे यहां मोहम्मद दो तरह से लिखा जाता है, MUH और MOH से, तो 2003 में MUH से लिखा, 2026 में MOH से लिखा, सॉफ्टवेयर ने उसको रोक दिया कमी मानकर। तो उत्तर प्रदेश में 2 करोड़ समथिंग, बंगाल में 83 से 93 लाख के आसपास, महाराष्ट्र में 43 लाख से 45 लाख के आसपास जो वोटर्स के नाम कटे हैं, नहीं जो गैर कानूनी तौर पे वहां पर मतलब मौजूद नहीं थे या जो जिनकी मृत्यु हो गई, उनका हम जिक्र नहीं कर रहे हैं, उनके तो कटना थे ही और कटना जरूरी है। लेकिन जो वहां पर बड़ी तादाद में भीड़ नजर आती थी, टीवी चैनल्स पर भी नजर आती थी कि 7 नंबर का फार्म बल्क में लोगों ने भरवा के जमा करे और लोगों के नाम काट दिए गए। तो कहीं ना कहीं चुनाव आयोग की पारदर्शिता पे तो सवाल अभी भी बाकी है। चुनाव आयोग के प्रारूप को सुप्रीम कोर्ट ने सही बताया है कि वहां सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इनका जो प्रारूप है वो ठीक है 2003 से अगर मिलान करते हैं, लेकिन पारदर्शिता को क्लीन चिट कहीं ना कहीं अभी भी नहीं दी है। और सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इनके उस प्रोसीजर को, उसके प्रारूप को सही बताया कि अगर ये 2003 की कोई प्रमाण मांग रहे हैं तो वो गलत नहीं है। लेकिन सच ये है कि पारदर्शिता का बिल्कुल भी
पालन नहीं किया गया और आज ये कहते हुए आसानी से, पहले तो चुनाव आयोग पर कोई सवाल उठाता ही नहीं था, अब जब चुनाव आयोग के मुख्य चुनाव आयोग के जो आयुक्त होते हैं वो पार्टियों के नुमाइंदे बन के राज्यसभा में बैठ जाते हैं। जब ऐसे माहौल आ गए हैं कि स्वतंत्र एजेंसियों के बड़े से बड़ा अधिकारी, बड़े से बड़ा जिम्मेदार रिटायरमेंट के बाद कहीं ना कहीं सरकार से पारितोषिक प्राप्त करता नजर आता है, तो ऐसे हालात में चुनाव आयोग पर या स्वतंत्र एजेंसियों पर इल्जाम लगाना जरूरी ही हो जाता है। यह हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है, क्योंकि ऐसे हालात नजर आते हैं जिसके जवाब में इल्जाम लगाए जा सकें। पहले क्यों नहीं लग जाते थे चुनाव आयोग पर इल्जाम? खान साहब, बाकी जी आपने बाकी जो भी बिंदु उठाए हैं उसको लेकर के मैं बीजेपी के पास भी जाऊंगा और बीजेपी का पक्ष उनके लिहाज से भी लूंगा, लेकिन एक सवाल जो आपने जवाब दिया उसमें मुझे थोड़ा सा मैं आपसे क्लैरिफिकेशन चाहूंगा। एक तो यह है कि देखिए, कांग्रेस ने जिस तरीके से 1947 के बाद से अलग अलग समय पर जो भी सरकारें कांग्रेस की रही, बहुत सारा डेवलपमेंट का काम और कानून को इंट्रोड्यूस करने का काम कांग्रेस पार्टी की तरफ से होता रहा। केंद्र में भी सरकारें रही हैं और राज्य में भी रही हैं। तो एक फ्लॉ तो हमको हमारी पीढ़ी में भी यह दिखता है कि साहब 500 और 1000 रुपए में कोई आदमी अपना आधार कार्ड बनवा सकता है फर्जी, हाँ, और पैन कार्ड आप देखिए कितने लोग उस चक्कर में तो कई ऐसे हैं जो जेल तक की हवा खा रहे हैं। राशन कार्ड भी हमारे यहां जाली तरीके से बन जाता है। तो जो सिस्टम है उस सिस्टम में बहुत बड़े बड़े छेद हैं, जिसका फायदा अगर बाहर का कोई व्यक्ति उठाता है तो उसमें शायद मुझे भी दिक्कत होगी, आपको भी दिक्कत होगी। एक बात यह है। दूसरा, जो आपने चुनाव आयोग के प्रमुख आयुक्त उनको जो पॉलिटिकल एडवांटेज या रिटायरमेंट के बाद पॉलिटिकल एडवांटेज की बात की है, तो इसमें तो साहब आप भी नहीं अछूते हैं। एमएस गिल साहब केवल राज्यसभा ही नहीं गए, वो तो मंत्री भी थे, खेल राज्य मंत्री थे वो यूपीए की सरकार में, और वो कौन सा बहुत दूर की बात है, अभी 10 साल पुरानी बात है ये। नहीं, मेरा कहने का मकसद ये नहीं था कि स्वतंत्रता जो हमें मिली हुई है वो चुनाव आयोग के रिटायर्ड आयुक्त को भी वही है, लेकिन कहीं ना कहीं जब इस तरह के हालात बनते हैं कि आम आवाम सरकारों के खिलाफ प्रदर्शन करती है और चुनाव आयोग के खिलाफ प्रदर्शन करती है। एमएस गिल साहब के टाइम में चुनाव आयोग के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन नहीं होते थे। अभी बंगाल का लेटेस्ट चुनाव गुजरा है, बड़ी बड़ी संख्या में चुनाव आयोग के खिलाफ, वहां के एडमिनिस्ट्रेशन के खिलाफ जो चुनाव आयोग के अंतर्गत आ जाता है चुनाव के दरमियान, इतने बड़े बड़े प्रदर्शन इसको लेकर हो रहे थे कि लोग मौजूद थे, उनके पास दीगर सर्टिफिकेट्स मौजूद थे, आधार कार्ड मौजूद थे, पैन कार्ड मौजूद थे, और उन तमाम की मौजूदगी के बाद वो इल्जामात लगा नहीं रहे थे, बल्कि सच था कि उनके नाम काट दिए गए थे। ऐसे हालात में प्रक्रिया किस तरह से पारदर्शिता की तरफ को जाएगी, इसको लेकर हम यहां पर ये कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जो मौजूदा है वो हुकूमत का बिल्कुल प्रवक्ता और तर्जुमान बनकर काम कर रहा है। ऐसे ऐसे अधिकारी जो यूपी में डिस्प्यूटेड थे उनको पश्चिम बंगाल में भेजा गया, सूरत से भी तो भेजा जा सकता था, यानी गुजरात से भी तो भेजा जा सकता था, हरियाणा से भी भेजा जा सकता था। खासतौर पर उत्तर प्रदेश में जो डिस्प्यूटेड लोग थे, जिनके ऊपर बड़े बड़े इल्जामात लगाए गए कि इन्होंने उत्तर प्रदेश के चुनाव में जबरदस्त तरीके से धांधलियां की गई, उन्हीं डिस्प्यूटेड लोगों को जब चुनाव आयोग बड़े सम्मान के ओहदे देकर, जिम्मेदारियां देकर पश्चिम बंगाल में भेजेगा तो सवालात तो चुनाव आयोग पर उठेंगे और उठना लाजिम है। ठीक है, हमारे साथ में प्रमोद मिश्रा जी हैं। प्रमोद जी, आपने सपा और कांग्रेस की बातें तो सुनी होंगी, इसमें जो पॉलिटिकल टोन है उसका आप अपने हिसाब से जवाब दे सकते हैं, मेरे ख्याल से आपने पॉइंट नोट किए होंगे। लेकिन एक सवाल जो मेरे मन में उठ रहा है, जैसे एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है, सपा की तड़प हमने देखी, कांग्रेस भी अपनी परेशानी रख रही है, अपने वोटर्स के लिहाज से रख रही है। उनको ये लगता है कि जितना मुसलमान है, जितना दलित है, वो उन लोगों का कोर वोटर है। मुसलमान तो मतलब ये भी माना जा सकता है कि भाई बीजेपी को वो नहीं देता है, आमतौर पर बीजेपी इस बात को मानती है और बाकी पार्टियां भी ये कहती हैं कि मुसलमान तो बीजेपी का है नहीं। तो उस लिहाज से एक तो ये कि
आपको कहीं एसआईआर की प्रक्रिया में परेशानी क्यों नहीं हुई? मतलब 2-4-10 हिंदुओं के भी वोट कटते, आप भी प्रदर्शन करते, सबके कलेजे को ठंडक मिलती तो चुनाव आयोग निष्पक्ष होता। जो आग लगी वो केवल सपा, बसपा, टीएमसी, कांग्रेस और आप ठंडे ठंडे छांव छांव चलते रहे। ये अच्छी बात नहीं है। लोकतंत्र ऐसे नहीं बनेगा। आपको भी कड़ी धूप में प्रदर्शन करना चाहिए था। मेरे ख्याल से शायद आपके राजनीतिक साथी इस चीज की ओर इशारा कर रहे हैं। नमस्ते शेखर जी और बाकी के भी हमारे पैनलिस्ट को मेरा नमस्कार। आपके दर्शकों को मेरा विनम्र अभिवादन। कड़ी धूप में मेहनत तो करनी चाहिए। कड़ी धूप में हम मेहनत कर रहे थे अपने बूथ अध्यक्षों के साथ, कड़ी धूप में हम मेहनत कर रहे थे अपने कार्यकर्ताओं के साथ, कड़ी धूप में हम मेहनत कर रहे थे अपने पन्ना प्रमुखों के साथ, कड़ी धूप में हम मेहनत कर रहे थे उस जनता के साथ, उस प्रबुद्ध जनता के साथ जिसके साथ मिलकर हमने इस राष्ट्र को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने का एक सामूहिक संकल्प लिया है। कड़ी धूप में मेहनत अगर ये करते, राजनीतिक दल करते तो समझ में आता, लेकिन नहीं। चुनाव का जब लोकतांत्रिक पर्व आता है तो आनंद लेने बाहर जाने वाले लोग, अरे भाई भारतीय एक लोकतंत्र है, एक महान लोकतंत्र है। यहां पर चुनावी प्रक्रिया लोकतंत्र का महापर्व है। उस महापर्व में पार्टिसिपेट करना होता है राजनीतिक दलों को। अभी हमारे भाई साहब मोइन खान जी बोल रहे थे कि एमएस गिल के केस में प्रदर्शन नहीं किया। प्रदर्शन बिल्कुल नहीं किया। प्रदर्शन इसलिए नहीं किया क्योंकि हम एक जिम्मेदार विपक्ष के रूप में हमने कभी भी किसी भी संस्था पर प्रश्न नहीं उठाए। बहरुल इस्लाम से लेकर के जो कि न्यायाधीश थे, छोड़े, राज्यसभा गए, छोड़े, सुप्रीम कोर्ट आ गए, छोड़े, राज्यसभा हो गए, फिर आसाम के मुख्य चुनाव आयुक्त बना दिए गए। अरे भाई हम ये नहीं करते। हमने उस समय भी प्रदर्शन नहीं किया जब स्वर्गीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी की जघन्य हत्या हुई थी। दुर्भाग्यपूर्ण। टीएन शेषन जो जनक माने जाते हैं, काउंटरमैंड होता है इलेक्शन, सिर्फ एक उस क्षेत्र में इलेक्शन कैंसिल होता है जिस क्षेत्र का प्रत्याशी जिसकी हत्या हो जाए या मृत्यु हो जाए। पूरा देश 45 दिनों तक अस्थि की यात्रा चल रही थी। हमने तब भी नहीं कहा कि चुनाव आयुक्त की भूमिकाओं पर प्रश्न हमने तब भी नहीं उठाए थे, तब भी नहीं उठाए हैं। जनता के बीच में रहिए। और केरल के मुख्य चुनाव आयुक्त को मुख्य सचिव बना दिया गया। केरल में चुनाव जीत गए तो वहां सब कुछ था ठीक, पारदर्शिता भी थी। पारदर्शिता का प्रमाण पत्र क्या सुप्रीम कोर्ट अथवा चुनाव आयोग को 10 जनपद से रिलीज होना पड़ेगा क्या, या इस देश की जनता करेगी? यह कौन तय करेगा? डेफिनेटली कांग्रेस के लोग नहीं करेंगे और भाजपा के लोग भी नहीं करेंगे। ये जनता करती है और हमारे सपा के बंधु भी नहीं करेंगे। खैर उनका वक्तव्य इस तरह का था भी नहीं और इसके लिए विवेक पांडे जी ने जो बौद्धिक रखा, बहुत कुछ अच्छी बातें उन्होंने कही। जहां जहां चुनाव हुआ, चुनाव जीत गए, वहां पर तो कुछ नहीं है। क्यों नहीं याचिका एक दाखिल कर देते हैं? कपिल सिब्बल जी का नाम ही लिया, अभी सपा नेता ने, प्रवक्ता ने भी लिया और मोइन खान जी ने भी लिया। कर देते ना कि केरल के चुनाव परिणामों से हम संतुष्ट नहीं हैं, तमिलनाडु के भी नहीं है, क्योंकि हमारा तो प्रीपोल अलायंस था डीएमके के साथ। हम नहीं जीते तो नहीं, लेकिन दूसरे ही दिन वहां बैठ गए जाकर के। अब डीएमके कह रहा है कि इनके साथ कभी नहीं होगा समझौता, जैसा कि माननीय अखिलेश जी ने कहा था और मायावती जी ने भी कहा था कि इनके साथ नहीं चल सकते हम। अब ये आने बड़ा रोचक होगा कि आने वाले चुनाव में उत्तर प्रदेश तो चुनाव में जा रहा है। अभी आपने डिबेट शुरू होने से पहले अजय राय जी का वक्तव्य दिखाया। वह व्यक्ति जिसके अभी आपने अपशब्द सुने, टीवी चैनलों पर सुने, सोशल मीडिया पर सुने, वो तो नैतिक और सामाजिक और राजनीतिक अधिकार ही खो चुके हैं। जिस तरह के शब्दों का उन्होंने प्रयोग किया,
ठीक है, ऐसे घृणित शब्दों का प्रयोग किया उन्होंने। नहीं, अभी पूरा नहीं हुआ सर, एक मिलाकर के भी नहीं, 2 मिनट ही तो बोला हूं। भाई साहब सपा नेता जो है उनका भी तो जवाब देना है। बीजेपी प्रेस कॉन्फ्रेंस विवेक भाई इसलिए नहीं कर रही है कि चुनाव आयोग उसकी कोई संस्था है। बीजेपी एक राजनीतिक दल है और एक राजनीतिक दल में प्रेस कॉन्फ्रेंस ये कर रही है कि विपक्ष का षड्यंत्र कैसे उजागर किया जाए। योगेंद्र यादव का ट्वीट देखा है ना आपने? योगेंद्र यादव क्या कह रहे हैं कि ये परिणाम ये नहीं है, ये परिणाम कुछ और है। ये परिणाम षड्यंत्रकारियों को निसंदेह उनको एक्सपोज करने वाले परिणाम। और सपा नेता कह रहे हैं कि मैं जो है अभी क्यूरेटिव पिटीशन भी डाल सकता हूं अंतिम द्वार के रूप में, और रिवीजन पिटीशन भी डाल सकता हूं कपिल सिब्बल जी के द्वारा। सपा नेता को मैं आग्रह करना चाहूंगा, ये मुख्य याचिका में क्यों नहीं थे आप एक याचिकाकर्ता के रूप में? वो तो एडीआर था, वो तो पीयूसीएल था, वो तो मनोज झा थे, वो तो महुआ मैत्रा थी, केसी वेणुगोपाल थे, पप्पू यादव थे, आरजेडी सांसद सुधाकर सिंह थे, समाजवादी पार्टी का तो कोई व्यक्ति था ही नहीं। अब आप जा रहे हैं क्यूरेटिव, जाइए, आपका स्वागत है, आपका संवैधानिक अधिकार है, जाना ही चाहिए यदि आपकी असंतुष्टि हो। लेकिन इन सारे याचिकाकर्ताओं में वो लोग नहीं थे जिनका नाम कटा हो, वो कहां है? और जो 10 बिंदु, मैं तो आपसे निवेदन करूंगा, और मैं तो बल्कि विवेक भाई से निवेदन करूंगा, वो जो 10 प्रमुख बिंदु हैं, क्योंकि आप वकील हैं, मैं पेशे से वकील भी नहीं हूं, वकील का वह भी नहीं पता है, एडवोकेट का ए भी नहीं पता है, ऐसा मैं दावा भी नहीं करता। बड़ी विनम्रता के साथ कहना चाहूंगा, जो आपसे सुनता हूं विवेक जी, विवेक जी इस मामले में, प्रमोद जी, विवेक जी इस मामले में अच्छे हैं। अगर कोई दलील कम पड़ेगी तो वो एडवोकेट के नाते आपकी तरफ से भी रख देंगे। इस मामले में विवेक जी की गारंटी मैं ले सकता हूं। लेकिन विवेक भाई ने, इसीलिए मैंने कहा कि विवेक भाई के लिए मैंने ये एक शब्द का प्रयोग किया कि बौद्धिक, और बौद्धिक मेरा व्यंग्य नहीं था, नहीं, विश्वास कीजिएगा, ठीक है। लेकिन विवेक भाई एक बात तो सोचने वाली है ना, बार काउंसिल ऑफ इंडिया चेयरमैन कौन है? ठीक, क्या कहा उन्होंने एक दिन पहले? 40% वकील फर्जी हैं। तूफान मचा हुआ इस वक्तव्य पे, तूफान मचा हुआ इस वक्तव्य पे, है ना? तो वो जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन साहब हैं, जरा उनसे पूछेगा कि ये 40% जो फर्जी हैं, और वो फर्जी लोग सड़क पे आंदोलन के लिए क्यों नहीं आ रहे हैं? ऐसे ही कुछ भी बोल देना, ऐसे ही कहीं पर किसी भी व्यक्ति, और गंभीर पदों पर बैठे हुए, ठीक है प्रमोद जी, जिम्मेदार पदों पर बैठे हुए व्यक्ति, इल्जाम लगाना अधिकार नहीं है। मोइन खान साहब, आपने शब्द प्रयोग किया कि हम इल्जाम लगाना हमारा अधिकार है। बड़ी विनम्रता के साथ आग्रह करना चाहूंगा, इल्जाम लगाना अधिकार नहीं है, यह संवैधानिक अधिकार बिल्कुल ही नहीं है। हां, अप्रसन्नता हो तो लॉजिकल कंप्लेंट करना, यह अधिकार क्षेत्र में आता है। इल्जाम तो मैं भी आप पे नहीं लगा सकता हूं, और आप भी मुझ पे नहीं लगा सकते हैं। इल्जाम तो शब्द ही अपने आप में नेगेटिव है, ठीक है, कैसे अधिकार बन सकता है? प्रमोद जी, जो शब्द में नेगेटिविटी भरी हुई हो वो शब्द नहीं प्रयोग करना चाहिए। पारदर्शिता का प्रमाण पुनः स्पष्ट कर दूं, 10 जनपद तो निसंदेह नहीं दे सकता है। चलिए ठीक है प्रमोद जी, आपने अपनी बात रखी, हम धीरे धीरे चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, वरना इसी जगह पे लूप बना रह जाएगा। 2 चीजें मैं कहना चाहता हूं। एक तो पहले मोइन खान साहब आपको बता देता हूं कि आप इस चीज का भी अंदाजा लिए रखिएगा। अब हम पत्रकार हैं तो हम बीच बीच में टोह लेते रहते हैं। जिस तरीके से तमिलनाडु का जिक्र करके और सपा बसपा सबका जिक्र करके प्रमोद जी ने अपनी लाइन खींची है, 2027 का जो चुनाव है, मुझे डाउट है कि ये बीजेपी और सपा दोनों, मतलब मुख्य विपक्ष में सपा को लेकर के बीजेपी चल रही है, कांग्रेस को बिल्कुल हाशिए पर ढकेला जा रहा है। मुझे नहीं पता कि अखिलेश जी और राहुल जी क्या समझौता करने वाले हैं, लेकिन मैं आता हूं, पहले जरा विवेक जी को ही टटोल लूं। विवेक जी, एक चीज तो यह है कि मतलब बीजेपी के साथ में ऐसा लग रहा है कि आप यहां भी पारदर्शिता है नहीं पूरी। मुझे ऐसा लग रहा है कि बातों बातों में बीजेपी कांग्रेस को बिल्कुल हाशिए पर ढकेल रही है और समाजवादी पार्टी को मुख्य कंटेस्टेंट की तरीके से सामने ला रही है। वो कम से कम उत्तर प्रदेश में तो मैं इस बात को दावे के साथ में कह सकता हूं, अभी की बातचीत के आधार पर। दूसरी चीज यह है कि जिस पारदर्शिता की बात हो रही थी, प्रमोद जी ने भी अपनी तरह से उसमें तर्क दिए हैं। जहां तक चुनाव आयोग की बात है तो संवैधानिक संस्था है, और हमारे यहां आमतौर पर संवैधानिक संस्थाओं का
सही रूप से सम्मान होता भी है, होना भी चाहिए। लेकिन यह बात सही है कि मोदी जी ने एक दिन में, केंद्र सरकार ने कई कंपनियां बंद की, मतलब 2.5-3 लाख कंपनियां एक दिन में, शेल कंपनियां बंद हो गई, कोई प्रदर्शन नहीं हुआ। अभी ये जो वकीलों वाली बात आई है, इसमें भी हम ये देख रहे हैं कि कहीं कोई प्रदर्शन नहीं है। उससे ज्यादा प्रदर्शन तो ये जो अवैध कब्जा हटाया गया है कैसरबाग में, उस पे हो गया है। तो मामला कुछ तो है विवेक जी, क्योंकि ये नागरिकता बड़ी सस्ती है हिंदुस्तान में। सिर्फ 500 रुपए में आप कहीं के भी रहने वाले हो, बनवा लीजिए। देखिए, दो बातें स्पष्ट रूप से समझ में आएंगी। मुझे नहीं पता आदरणीय भाजपा के प्रवक्ता महोदय ने क्यों वकीलों का जिक्र कर दिया, चूंकि इन्होंने एक कमजोर नस पे हाथ रख दिया है। अब चूंकि वकीलों की बात आई है तो अपनी फ्रेटर्निटी के लिए स्टैंड लेना मेरा भी एक मूल दायित्व है। अभी आदरणीय प्रमोद जी ने कहा कि बार काउंसिल के अध्यक्ष द्वारा जो टिप्पणी की गई, फर्जी वकील, और कितनी हल्की बात, जिस तरह इनकी प्रस्तुति थी। 23 अगस्त 2024 को इसी भाजपा ने उनको राज्यसभा के लिए नामित किया है। अब भाजपा में जाने के बाद मुझे नहीं पता वो वातावरण का क्या असर हुआ कि उनके मुंह से ऐसे शब्द निकल पड़े, लेकिन वास्तविकता ये है कि आप ही ने उनको राज्यसभा भेजा है, जो आज 40% वकीलों को फर्जी बता रहे हैं। और आज तक ना बताया था, अब बताया इन्होंने। यही चीफ जस्टिस, अभी जो उन्होंने जूनियर वकीलों के लिए कॉकरोच, एक शब्द का जो इस्तेमाल किया, कॉकरोच की तरह, यानी कोई व्यक्ति अगर सिस्टम का हिस्सा ना बन पा रहा हो, सिस्टम के साथ ना सरवाइव कर पा रहा हो, अपने विकल्प लेता है, तो वो कॉकरोच हो जाएगा क्या? फिर उसके लिए उन्होंने अपनी उस डैमेज कंट्रोल करने के लिए एक नया स्टेटमेंट भी जारी कर दिया। तो भाजपा में रहने के बाद, भाजपा से जुड़ने के बाद, मुझे नहीं पता उस वातावरण का क्या असर पड़ता है कि वातावरण के साथ आचरण भी बदल जाता है लोगों का। जो कल तक वकीलों के सम्मान की लड़ाई लड़ते थे, आज बताइए वैकल्पिक रूप से देखा जाए तो ये इस तरह के वक्तव्यों का अर्थ, मुझे लगता है ये पूरे देश के अधिवक्ताओं का एक अपमान है, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपकी बात से सहमत हूं कि ऐसा नहीं है कि नॉन प्रैक्टिशनर कोर्टों में अपीयरेंस देते हुए नहीं पकड़े गए। इसीलिए इस प्रोसीजर को और एक्यूरेट करने के लिए मैं हमेशा कहता हूं कि जिनके ऊपर एफआईआर हो, बड़ा स्टेटमेंट देने जा रहा हूं मैं आपके मंच पे, और मैं चाहूंगा भाजपा के प्रवक्ता हमारे सुने, क्योंकि वो सरकार के प्रतिनिधि हैं, क्योंकि ये स्टेटमेंट शायद कोई दूसरा नहीं देगा, मैं दे रहा हूं आपको। जो बीसीआई का रूल है, रजिस्ट्रेशन का प्रोसीजर है, मैं निवेदन करता हूं कि इस रजिस्ट्रेशन के प्रोसीजर के समय एक तो आप चरित्र सत्यापन का एक प्रमाण पत्र लीजिए, जो कि बाकायदा वैधानिक संस्था, जिले के डीएम एडीएम के माध्यम से हो, पुलिस के माध्यम से भी नहीं, वरना वहां भी मैनिपुलेशन हो जाता है। ये जिम्मेदार अधिकारियों को, लेकिन ये सुनिश्चित भी किया जाए कि उनके माध्यम से, अगर कैरेक्टर सही है तो उनके माध्यम से प्रमाण पत्र सहयोग के रूप में तत्काल प्रभाव से मिल जाए, ताकि रजिस्ट्रेशन लेट ना हो। एक बात। दूसरी बात, जिनके ऊपर गंभीर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, उनका रजिस्ट्रेशन मुझे लगता है तब तक होल्ड होना चाहिए, या होल्ड किया जाना चाहिए, या नहीं होना चाहिए, जब तक उनके उन मामलों में फैसले नहीं आ जाते। ये दोनों स्थितियों में अपवादित श्रृंखला ना होने के कारण ही आज हम भी परेशान रहते हैं कि हमारे कैंपस में कई बार ऐसे लोग पकड़े जाते हैं जो प्रैक्टिशनर नहीं है, लेकिन सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं, अधिवक्ताओं का हक मार रहे हैं। अब चेंबर की बात आई थी, मैं कहता हूं कि 10 साल से सरकार उत्तर प्रदेश में समुचित व्यवस्था चेंबर की क्यों नहीं कर पाई? बिल्डिंग बन के तैयार है कोर्ट के अंदर, लेकिन 3 साल से उसका आवंटन नहीं हो रहा है, लीगैलिटीज में फंसती है। और देखिए, बात ये भी एक स्पष्ट आनी जरूरी है, चूंकि अब ये लीगल फ्रेटर्निटी की बात है। इस देश में सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के कैंपसों को छोड़ के किसी जिले का, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की आप स्थिति देख लीजिए जो नए न बने हो पिछले 5 साल में, तो मुझे लगता है अधिकतर में आपको महिला शौचालय की बात करिए, वादियों के बैठने की बात करिए, पीने के पानी की बात करिए, जहर होता है जहर। कैंटीन तक की दुर्व्यवस्था आप देखेंगे, गंदे नाले, गंदे पानी सड़ रहे हैं वहां पे, लेकिन कोर्ट मैनेजर या जो फंड आता है वो फंड कहां जाता है हमें नहीं पता। 9,000 करोड़ का प्रावधान उत्तर प्रदेश सरकार ने इस बजट में किया, 9,400 करोड़ का। कागजों पे तो सारा बजट बहुत बढ़िया दिखता है, लेकिन जब उसकी जमीनी हकीकत आप देखिए, एक ईंटा नहीं रखा गया है कहीं पे। और ये अधिवक्ता जो न्याय के लिए लड़ता है, उसको न्याय नहीं मिल रहा। ठीक है, हम किन परिस्थितियों में काम करते हैं, किन परिस्थितियों में हमको तो कीड़े मकोड़े से बदतर जिंदगी जीनी पड़ रही है। ठीक है विवेक जी, आपने पॉइंट रख दिया है, हम कहने के लिए तो बहुत बड़ी प्रोफाइल पे हैं, वापस ऑफिसर ऑफ द कोर्ट हैं। ठीक है, वापस मुद्दे पे आ जाइए। एसआईआर में इसको भी जोड़िए। हाँ, भाई क्या हम नागरिक हैं? हमको भी तो मूलभूत अधिकार मिलने चाहिए ना। अब जो स्थिति, ठीक है, जो नहीं, ये मैं पत्रकार के नाते इस चीज को शब्द में बांधे दे रहा हूं
जो स्थिति आपने, और ये वास्तविकता है, हमारी जो तहसीलें हैं, हमारे जो बाकी के लोअर कोर्ट्स हैं, आप वहां पर जाकर के देखिए, वास्तव में जो स्थितियां हैं वो बजबजा रही हैं। और जो बजबजाना होता है तो वहां पर जाहिर सी बात है कि इंसान तो होते नहीं है। तो जिस तरीके की स्थिति है ये चिंताजनक है। एक शहर का कूड़े का डंपिंग यार्ड और किसी भी जिले की कचहरी आप देख लीजिए जो पुरानी बनी हो। ठीक है विवेक भाई, अब दोनों की स्थिति और दोनों की दुर्गंध सेम होती है। वापस अपने पॉइंट पे आ जाते हैं, एसआईआर वाले मसले पे। जो मेरा सवाल महत्वपूर्ण है वो ये कि नागरिकता अगर संदिग्ध लगती है तो चुनाव आयोग उसको इंगित कर सकता है, लेकिन नागरिकता उस व्यक्ति की रहेगी या नहीं रहेगी इसके लिए वो केंद्र सरकार को रेफर करे। तो ये थोड़ा सा मेरा सवाल फिर वही है कि ये बड़ा सस्ता है अपने हिंदुस्तान में कि नागरिकता जिस तरीके से मिलती है, और कई बार तो हमने ये भी देखा कि नागरिकता हो या ना हो वोटर लिस्ट में नाम आ जाता है। मतलब ये तो 80 के दशक की बात मैं बता रहा हूं। विवेक जी जी नहीं, बिल्कुल जायज बात है। देखिए मैं तो कहूंगा कि नागरिकता का अगर आधुनिक डिजिटल क्रांति इस देश में आई है और डिजिटल क्रांति आने के बाद भी अगर हम नागरिकता में उलझे हुए हैं, हम आंकड़ों में उलझे हुए हैं, तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं अभी हम बहुत पीछे हैं। हमें अपने सॉफ्टवेयर, हमें अपनी व्यवस्थाओं को और दुरुस्त करना पड़ेगा। लेकिन सवाल क्यों उठते हैं? सवाल उठने के जड़ पे भी थोड़ा सा चिंतन हो जाए। हमारे वोट कटे, हमने सवाल उठाए, कांग्रेस के कटे, उन्होंने वोट उठाए, सवाल उठाए। क्षेत्रीय दल जिसके 2-4 विधायक या वो होंगे, उन्होंने भी सवाल उठाए। उत्तर प्रदेश में कहा गया भाजपा के 4-4.5 करोड़ वोटर कट रहे हैं। क्या भाजपा ने एक सवाल उठाया? क्या भाजपा ने एक सवाल पूछा चुनाव आयोग से? हम तो ये कह रहे हैं कि अगर आपके वोटरों के नाम कटने जा रहे हैं, और ये बयान आप ही भाजपा के लोग दे रहे थे, ठीक है, योगी जी ने वक्तव्य दिया था, क्या भाजपा ने एक सवाल चुनाव आयोग से पूछा? ठीक है, इसका जवाब हम ये सवाल मैंने भी लिया था, प्रमोद जी से इसका जवाब लेंगे। हाँ, लेकिन एक दूसरा नहीं, इसी से जुड़ा हुआ है। इस देश की ऐसी कौन सी संवैधानिक संस्था है जिसके प्रमुख दायित्व को क्रिमिनल या सिविल प्रोसीडिंग के परे रख दिया जाता है? उसको एकदम लिबर्टी दी जाती है कि आपके ऊपर ना क्रिमिनल प्रोसीडिंग होगी ना सिविल प्रोसीडिंग। जबकि आपने चंडीगढ़ का वीडियो देखा है, चंडीगढ़ में कैसे क्या हो रहा था वो आपने देखा, उसके बाद भी आपने ये काम किया। ठीक है, आपने अपना पॉइंट रख दिया है, वो प्रमोद जी समझ गए उस बात को। मैं मोइन खान साहब का भी थोड़ा सा एक रुख ले लेता हूं क्योंकि बड़ी देर से उनको पास जाने की कोशिश कर रहा हूं मैं। खान साहब, मैं ये समझना चाहूंगा कि नागरिकता के मसले पर मैंने 2010 या 9 में जब इलेक्शन 9 की बात है, उस समय पे कुछ पॉलिटिकल लीडर्स से मैंने पूछा, दक्षिण भारत के भी और उत्तर भारत के भी, मैं नाम लेना नहीं चाह रहा हूं, तो और सभी मुस्लिम सांसद थे। उनसे जब मैंने पूछा कि भाई ये आप नागरिकता के मसले पर ये इस तरीके से क्यों यहां पर पूरी कॉलोनीज बसाई गई हैं, ऐसा है वैसा है, तो उन्होंने कहा भाई कहां जाएंगे ये, अब आ गए हैं तो यहां पे रहेंगे, हम उनकी व्यवस्था करे दे रहे हैं, चूंकि हम नेता हैं और हमारी कौम के हैं, हमारा दायित्व भी है, और भारत तो इस मामले में बहुत दरियादिल है कि वो लोगों को शरण देता आया है, और इतिहास में बहुत सारी चीजें उन्होंने मुझे गिना दी। फिर धीरे से उनकी नागरिकता भी हुई, राशन कार्ड भी हुआ, सुख सुविधाएं भी हुई, तमाम चीजें हो गई, और यह हकीकत है कि मतलब पूरी की पूरी कॉलोनीज बसी हुई हैं। तो ये कहां तक जायज है? इंदिरा गांधी ने तो इस चीज से परेशान होकर के और बांग्लादेश बना दिया था उसको, जिस तरीके की घुसपैठ हो रही थी हिंदुस्तान में, बावजूद उसकी ये स्थिति है। जिस शब्द इल्जाम पर आपत्ति रही भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साहब को, आपने कई बार हुकूमत पर इल्जाम ये लगाया कि 500 रुपए में कोई भी अपनी नागरिकता प्राप्त कर लेता है, यहां पर आधार कार्ड, पैन कार्ड वगैरह वगैरह बनवाकर। तो बहरहाल ये इल्जाम है, और ये अगर इल्जाम है तो आपकी तरफ से इल्जाम है, और सच है तो ये हुकूमत का सबसे बड़ा फेलियर है कि 500 रुपए में कैसे लोग नागरिकता। ये आज की बात थोड़ी है खान साहब, ये सरकार तो आज आई, 15 साल पुरानी है। मैं तो मैंने तो 2009 का जिक्र इसीलिए किया, मेरे पास लेटेस्ट उदाहरण नहीं, लेकिन उससे भी पहले के हैं मेरे पास। आप और जो ये मैं उससे पहले का भी उदाहरण दे सकता हूं। ये लफ्ज इल्जाम कह रहे थे ना कि इल्जाम का इस्तेमाल करना ही ठीक नहीं है। अपनी या दूसरे के ऊपर
शिकायत इल्जाम से ही शुरू होती है, एप्लीकेशन दी जाती है, एफआईआर होती है, फिर अदालत का प्रक्रिया चलती है, फिर अंत में रिजल्ट आता है। ठीक है, तो इल्जाम से ही बात शुरू होती है। अब वो इल्जाम सही साबित हो ये अलग बात है, अंत गोतवा सजा तक या निर्णय तक बात पहुंची है जिसका सूत्रधार इल्जाम ही होता है। तो इल्जाम का मतलब ये नहीं है कि किसी के हम ऊपर एक व्यक्तिगत इल्जाम लगा रहे हैं, उसकी प्रक्रिया के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं, पारदर्शिता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। अभी बर्डन ऑफ प्रूफ उसके ऊपर है कि वो साबित करे कि हमारे द्वारा लगाया गया इल्जाम सही है या गलत है। बहरहाल मैं इस टॉपिक पे बहुत ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। ऐतिहासिक बातें हैं, कभी इतिहास पर चर्चा होगी तो इतिहास की बातें भी कही जाएंगी। 3000 साल पहले हिंदुस्तान में कौन कहां से आया, 1500 साल पहले कौन आया, 1000 साल पहले कौन आया, इस पर भी चर्चा की जा सकती है, उसका अलग मंच होगा। आज एसआईआर से रिलेटेड बात हो रही है, तो एसआईआर पर सिर्फ उनके प्रारूप को का तरीका जो है, वो उनकी जो प्रक्रिया है उसके ऊपर चुनाव आयोग को कहा गया है कि उनका तरीका ठीक है। अब उनका तरीका वो प्रारूप को लेकर कहा गया है कि ना कि उसको लेकर कहा गया है कि जो पारदर्शिता के हम उन पर इल्जाम लगा रहे हैं। और वो कहीं ना कहीं बात सही भी है कि लोगों के करोड़ों के हिसाब से वोट काट दिए गए और लोग मौजूद हैं। और अभी आप कह रहे थे कि हम प्रदर्शन नहीं करते हैं, बीजेपी के प्रवक्ता किसी स्वतंत्र एजेंसी के खिलाफ। वाकई में ये तो स्वतंत्रता संग्राम में ही प्रदर्शन नहीं करते थे अंग्रेजों के खिलाफ। इनका कोई एक प्रदर्शन, कोई एक नाम, कोई एक शख्स बता दिया जाए जो अंग्रेजों के खिलाफ रहा हो, ये प्रदर्शन नहीं करते। ये सांप्रदायिकता फैलाकर देश के वातावरण को खराब करते हैं। विदेशी मुसलमान को तो दौड़ दौड़ कर गले लगा लेते हैं, और जो हिंदुस्तानी मुसलमान है, जिसको ये कभी कभी कहते भी हैं कि तुम्हारे और हमारे पूर्वज एक हैं, उनको मॉब लिंचिंग में मारते हैं। ठीक है, तो ये तरीकेकार गलत है। सांप्रदायिकता का माहौल पैदा करके देश में वैमनस्यता फैलाई गई है। और त्रासदी और विडंबना इस बात की है कि देश को बर्बाद करने वाले यानी अंग्रेजों के मुखबिर और उनके गुलाम और अंग्रेजों के खिलाफ प्रदर्शन ना करने वाले आज देश के मठाधीश बने हुए हैं। कल खत्म भी होंगे, जनता में जागरूकता फिर से आएगी और लोग इनको बाहर करेंगे। चलिए ठीक है, अब मैं प्रमोद जी आपसे जानना चाहूंगा कि कुछ बातें तो सपा की तरफ से कही गई हैं, कांग्रेस की तरफ से भी कही गई हैं, और ये एक बड़ी चीज है क्योंकि इस बात को तो हम भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से घुसपैठ होती है, चलो मान लिया कि असम है, पश्चिम बंगाल है, अभी अमित शाह जी ने उस जगह का मतलब सारा काम करना शुरू किया है हमारी सरकार ने, और बाकी चीजें फेंसिंग करेंगे, जमीन उपलब्ध कराई गई है, होते होते होएगा। लेकिन फिर भी सिस्टम का फ्लॉ है। आप देखिए बगल में रायबरेली है, 50-55 हजार जिस तरीके के आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र और ये वो जो सब बन गए, तो ये तो सरकार और योगी की सरकार के नाक के नीचे हो रहा है। तो फिर तो ये बड़ा सवाल है कि इस तरीके से कैसे हो रहा है। और उसमें जो कैंसिलेशन की प्रक्रिया है, आप समझिए कि बने हजारों में और अभी तक कट पाए हैं केवल कुछ 100, तो ये बड़ा लंबी प्रक्रिया हो जाती है। गलत बनना ही नहीं चाहिए, बन गया है तो उसको रद्द करने की प्रक्रिया बड़ी लंबी है। तो बीजेपी इस मामले में क्या कर रही है? और इस जगह पे तो शायद चुनाव आयोग को भी आपको ही शील्ड देनी पड़ेगी, क्योंकि सरकार आपकी है। नागरिकता अगर किसी की संदिग्ध लग रही है तो अल्टीमेटली उसको वैलिड करना या अनवैलिड करना ये आप ही के कोटे में आएगा। अभी तो बुलडोजर चलाते हैं तो सांप्रदायिकता दिखने लगती है। एपीजे अब्दुल कलाम को जब हम राष्ट्रपति बनाते हैं तो इनको सांप्रदायिकता दिख रही है। गाजीपुर में वीर अब्दुल हमीद का भव्य स्मारक हम जब बनवाते हैं तो उनको वो मुस्लिम नहीं दिखते, क्योंकि वो राष्ट्र के पक्ष में खड़े हैं ना। मोइन खान जी, एक व्यक्ति बता दीजिए जिस खानदान की पूजा कर रहे हैं, उस खानदान से एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने देश की स्वतंत्रता के में पार्टिसिपेट किया हो और उसको फांसी की सजा हुई हो। एक व्यक्ति, चुनौती देता हूं, इनसे वही है, प्रमाण पत्र ये देंगे। एक व्यक्ति बता दीजिए जिसने 2-2 बार
दो बार जिन लोगों को फांसी दी सब कांग्रेस की मानसिकता के लोग में नहीं बोला मैं। मोइन खान जी एक मिनट अगर आप उसमें चले जाएंगे तो 1908 में वर्टिकल डिवीजन हो गया था लाल पाल का, लाला लाजपत राय 8 बार माफी नहीं मांगी सावरकर की तरह। अभी बीच में किसी कांग्रेस ने सावरकर की तरह 8 बार माफी नहीं मांगी। किया किसी कांग्रेसी ने फांसी के फंदे को चूम लिया, फांसी के फंदे को कांग्रेसियों ने चूमा, लेकिन सावरकर की तरह माफी नहीं मांगी। सावरकर को आप देश का कलंक मानिए। ठीक है खान साहब, मैं आपके पास आऊंगा, अभी उनका प्रमोद जी का जवाब पूरा हो जाने दीजिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। ये सीधा इल्जाम लगा रहे हैं। ठीक है, कोई नहीं, आप अरे ठीक है, आरोप है, इल्जाम है, उसको सुन लीजिए। लोकतंत्र में ये भी धैर्य भी रखना पड़ेगा। प्रमोद जी, अभी आपने कहा कि अगर इल्जाम लगाया जाएगा तो बर्डन ऑफ प्रूविंग नॉट गिल्टी लाइज ऑन द पर्सन हु हैज बीन एलिगेटेड। So casting an allegation against you, burden of proving not guilty is the true. आप प्रूव करिए कि नहीं है। देश के सबसे बड़े विलेन को हीरो साबित कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े विलेन को हीरो साबित कर रहे हैं। एक मिनट बीच में मत बोलिए, एक मिनट बीच में मत एंटर कीजिए। अजय राय के शब्दों का प्रयोग मत कीजिए बुरहान खान जी, बीच में मत बोलिए। अजय राय जैसे बदतमीज आदमी के शब्दों का आप लेजिटिमेट कर रहे हैं। मत बोलिए, एक मिनट बीच में आपकी बारी थी, आपको बोल लेना था, हमारी बारी अब हमें बोलने दीजिए। ठीक है प्रमोद जी, आप अपनी बात रखें। खान साहब रुक जाएं एक मिनट। हाँ, अब मैं आता हूं इस बात पे। विवेक भाई बड़ी अच्छी बात बनाया ने। मोइन खान जी आपसे निवेदन है, प्लीज मुझे बोल लेने दीजिए, आप अपने टर्न में बोल लीजिएगा, बेकार में क्यों बीच में। ये भी बताइए इल्जाम की बात की एक लाइन में शेखर भाई बताना कि सावरकर ने माफी क्यों मांगी अंग्रेजों से। अच्छा ठीक है, अभी एक पूछ रहे हैं, अभी हम आप थोड़ा सा रुकें, उनका जवाब आने दीजिए। इंदिरा गांधी ने 1979 में सावरकर का प्रेस किया है। सावरकर के प्यार की आप लोग भूल नहीं हो। और जवाहरलाल नेहरू ने माफी मांगी थी कि नहीं के लिए। अरे ये कांग्रेस ये राजनीति ने ऐसे नहीं। मोहन साहब की आवाज रोकिए। प्रमोद जी आप अपनी बात, एक सेकंड प्रमोद जी आप एसआईआर पे अपनी बात पूरी करें, मेरे पास समय नहीं बचेगा। ठीक है, नहीं ठीक है शेखर जी आप अपनी बात जी। हमारे भाई विवेक जी ने बताया, सॉरी विवेक गलती से निकला, हमारे भाई विवेक जी क्षमा चाहता हूं। तो हमारे भाई विवेक जी ने कहा कि वो जो फर्जी वकीलों वाली बात, मैंने ये नहीं कहा था कि वो कमेंट हल्का है, मैंने कहा था कि इनको जैसे मोइन खान जी को फोकस करके कहा था कि ऐसे हल्की बातें नहीं करनी चाहिए कि इल्जाम लगाना और ये सब बातें, प्रमाण पत्र वहां से नहीं आना चाहिए। मैंने ये हिंट किया था कि आप जानते हैं, कौन जानते हैं क्यों? क्योंकि आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश जी नॉर्मली अच्छा मिश्रा जी, ओ आप मिश्रा जी है, इसलिए कहा था। ठीक, आगे बढ़ता हूं मैं। एक बात विवेक भाई ने बहुत अच्छी कर दी कि ऐसे लोग जिनके राज्यों में 2-2 एमएलए हैं, उन लोगों को बड़ी परेशानी है। तो उत्तर प्रदेश राज्य में 2 एमएलए किसके हैं? शेखर भाई बहुत दूर तक इशारा किया विवेक भाई ने, आपने सुना ना ध्यान से। 2 एमएलए किसके हैं, किस दल के हैं? ऐसे राज्यों में ऐसे दल और जिनको बहुत समस्या है। वाह भाई विवेक भाई, आपने आज एक रेखा खींच दी और वो रेखा इतनी प्रबुद्ध है कि बगल वाले को तो लग जानी चाहिए, लगेगी नहीं क्योंकि समझ नहीं आता। जिसको जनता का जनादेश नहीं समझ में आ रहा है उसको समझ में क्या आएगा? आपने इतने दूरंदेशी अंदाज में वो वक्तव्य दे दिया। खैर वहां भी चले जाते, छोड़ देते हैं उसको भी। शेखर भाई आपने मुझसे एक प्रश्न पूछा, आपने कहा और हमारे विवेक जी ने भी कहा कि अभी वोटर लिस्ट बनी उत्तर प्रदेश की, 2.89 करोड़ डिलीशन, 67 के लगभग जो लोग नहीं रहे, कुछ स्थापित हो गए, उसका भी वृद्धि। आपको याद होगा तमाम टीवी डिबेट्स पे ऐसा लग रहा था कि समाजवादी पार्टी तो चुनाव की घोषणा से पूर्व ही चुनाव में विजय प्राप्त कर गई है, क्योंकि उनका दावा कि सारे वोट तो भाजपा के कटे। और आज फिर उन्होंने कहा कि भाई भाजपा आंदोलन कर क्यों नहीं रही है?
भाई नहीं करते हम आंदोलन। सवाल क्यों? जी जी जी, फिर मेरा बहुत क्लियर था। सवाल क्यों नहीं उठाते? चुनाव आयोग से सवाल क्यों नहीं उठाते? बिल्कुल आपने ये कहा। आखिरी 30 सेकंड है प्रमोद जी। आपने यही कहा। सवाल इसलिए नहीं उठाते हैं क्योंकि हम संवैधानिक संस्थाओं पर, उनकी कार्यशीलता पर, उनके बौद्धिक पर, उनकी कार्यक्षमता पर, उनके राष्ट्र के प्रति जुड़े हुए हितों के प्रति उनकी संवेदना को और प्रतिबद्धता पर प्रश्न नहीं उठाते। हाँ, एक कार्यपालिका होने के नाते, विधायिका होने के नाते। चलिए ठीक है प्रमोद जी, विवेक जी और खान साहब, आप लोगों ने बहुत अच्छी चर्चा की और मेरा तो मन हो रहा है इस चर्चा का समय और बढ़ाया जाए, लेकिन मेरी अपनी व्यवस्था है। लेकिन यह दिलचस्प है, प्रमोद जी आपने बढ़िया चर्चा की है, विवेक जी और मोइन खान साहब, आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में शामिल होने के लिए। देखिए, संवैधानिक संस्थाएं जब कुछ अपनी तरह से करती हैं और उसके ऊपर हमारी न्यायपालिका सुप्रीम कोर्ट जब जिस तरीके का फैसला देता है, उसमें राजनीति कैसे लकीर खींचती है, इस चीज को जो लोग न पकड़ पाए उनके लिए चलते चलते मैं ये बता देता हूं कि इस पूरी चर्चा में कितना वोटर कटा, कितना वोटर जुड़ा, एसआईआर की प्रक्रिया में जो वोटर लिस्ट बनी उसमें किस तरीके की पारदर्शिता रही नहीं रही, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, ये सब चीजें तो अपनी जगह पे चलती नहीं। चर्चा में बड़ी बात यह है कि इसी चर्चा में उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी और सपा ने मिलकर के कांग्रेस को बिल्कुल हाशिए पर ढकेल दिया। और सिर्फ बीजेपी ने ढकेला ऐसा नहीं है, सपा का भी वक्तव्य है कि दो प्रतिनिधि किसके को सब जानते हैं। अब आप समझिए कि हमारी जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, जो न्यायपालिका फैसले, बड़ी बड़ी बातें, लेकिन राजनीति कैसे कतर के निकलती है, यह दिलचस्प है। यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। इसलिए चुनाव आयोग ने जो किया वो भी ठीक, सुप्रीम कोर्ट ने जो किया वो भी ठीक। चर्चा में मजा आया, यह सबसे बढ़िया। नमस्कार। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया सही है। एसआईआर कराना ये इलेक्शन कमीशन का काम है और एसआईआर जो इलेक्शन कमीशन ने कराया है वो बिल्कुल ठीक कराया है। जो एसआईआर के बारे में बहुत सारे अपवाद बताए गए थे, एसआईआर की बहुत सारी कमियां बताई गई थी, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उन कमियों को स्वीकार नहीं किया है और कहा है कि बिल्कुल इलेक्शन कमीशन ने फ्री एंड फेयर तरीके से पूरा एसआईआर किया है। उसमें चिन्हित करके लोगों के साथ कार्रवाई की जा रही है, ये गलत है। पहले तो बता रहे थे धांधली हो रही है, फिर कहीं ईवीएम खराब है, उसके बाद कहीं एसआईआर से वोट काटे जा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन के अधिकार में है या नहीं, इस पर तो सवाल ही नहीं था। तो देश बर्बाद कर दिया, अब तो देश बर्बाद कर दिया तुमने, अब क्या चिन्हित करोगे बताओ?